सेल के केमिकल कंपोनेंट्स सिर्फ बायोमोलिक्यूल्स तक लिमिटेड नहीं होते। एसिड सॉल्युबल पूल, एसिड इनसॉल्युबल पूल, हैश एनालिसिस और मेटाबोलाइट, ये चार कॉन्सेप्ट्स मिलकर सेल के फंक्शनल और स्ट्रक्चरल बेस को डिफाइन करते हैं। आज के वीडियो में हम इन सबको एक क्लियर, नीट ओरिएंटेड फ्रेमवर्क में समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग by knowing the difference between acid soluble pool and acid insoluble pool। तो यहाँ पे हम लोग इसको समझने के लिए एक टैबुलर फॉर्म ले लेते हैं और पहले ही यहाँ पे हम लोग एक डिमार्केशन कर लेते हैं। ठीक है, इसके एक तरफ हम लोग लिखते हैं एसिड सॉल्युबल पूल, एसिड सॉल्युबल पूल, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ASP भी लिख सकते हैं, और दूसरी तरफ लिखते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल और दूसरी तरफ लिखते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में AIP भी लिख सकते हैं। तो ये हमने दो सेपरेट हेडिंग बना लिया है। अब हम लोग इनकी एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। ठीक है, इनके पॉइंट्स को एक एक करके हम लोग यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। तो एसिड सॉल्युबल पूल जो है, इसे हम लोग एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन भी बोलते हैं। इट इज आल्सो नोन एज एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। ठीक है, और एसिड इनसॉल्युबल पूल जो है, इसे हम लोग एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन भी बोलते हैं। एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। ठीक है, इसे हम लोग फिल्ट्रेट भी बोलते हैं, क्योंकि ये फिल्टर होकर के, है ना, चीज़ क्लोथ या कॉटन से फिल्टर होकर के निकल जाता है। लेकिन ये क्योंकि नहीं निकलता है, इसीलिए हम लोग एसिड इनसॉल्युबल पूल को रिटेंटेड भी बोलते हैं। रिटेंटेड। ठीक है, अब इसको थोड़ा डिफाइन भी कर देते हैं हम लोग एसिड सॉल्युबल पूल को, है ना। इट इज फिल्टर्ड as passes through the cheese cloth। ठीक है, लेकिन ये फिल्टर नहीं होता है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? इट इज नॉट फिल्टर्ड as can't pass through the cheese cloth और cotton। cheese cloth। ठीक है, इस फ्रैक्शन में जो हमें मिलता है वो मोनोमर एंड सिंपल कंपाउंड होते हैं। these are मोनोमर एंड सिंपल कंपाउंड। ठीक है, और इस फ्रैक्शन में जो हमें वो पॉलीमर्स एंड लिपिड्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? पॉलीमर्स, लिपिड्स। ठीक है, अब लिपिड्स में मैं यहाँ पे स्टार मार्क लगा रहा हूँ, क्योंकि लिपिड के रिगार्डिंग यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। ठीक है, और नीट इसी एक्सेप्शन से क्वेश्चन को टारगेट करेगा। लिपिड्स पे आप सब भी यहाँ पे स्टार मार्क लगाइए, ताकि आप लोगों को याद रहे कि यहाँ पे एक्सेप्शनल फीचर है कुछ इसका। ठीक है, जो एसिड सॉल्युबल पूल होता है, इसे हम लोग बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स या फिर सिंपली माइक्रोमोलिक्यूल्स भी बोलते हैं। दीज आर नोन एज बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, और सिंपली वी कैन कॉल देम माइक्रोमोलिक्यूल्स। इसके अपोजिट जो एसिड इनसॉल्युबल पूल है, इनके कंपोनेंट्स को हम लोग बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, और वी कैन कॉल देम सिंपली एज मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, अगर हम लोग इनके मॉलिक्यूलर वेट की बात करें, ठीक है, तो ये 800 डाल्टन तक होते हैं। 800 डाल्टन्स या फिर इससे कम होंगे। और इनके रेंज की बात करें तो ये 18 से लेकर के 800 डाल्टन तक होते हैं। इस रेंज में जो भी आएगा, ठीक है,
वो बायो माइक्रोमोलिक्यूल होगा। और अगर हम लोग एसिड इनसॉल्युबल के कंपोनेंट की बात करें, उनके मॉलिक्यूलर वेट की बात करें, तो इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है इट इज़ मोर देन 800 डाल्टन, मोर देन 800 डाल्टन्स, या फिर ये 10,000 से नीचे के ही होंगे, ठीक है। सो दे विल बी प्रेजेंट बिलो 10,000, दैट इज इन द रेंज ऑफ 10,000 डाल्टन बट नॉट अबव देम, ठीक है, इन द रेंज ऑफ 10,000 डाल्टन, ठीक है। अब ये जो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं ये ज़्यादातर हमें सेल के साइटोप्लाज्म में मिलते हैं, ठीक है। दीज आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ऑफ सेल, साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट होते हैं ये, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म में ऐसा नहीं है कि सिर्फ बायो माइक्रोमोलिक्यूल ही होते हैं, वहाँ पे मैक्रोमोलिक्यूल्स भी होते हैं। यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली स्पेसिफाई कर देंगे एसिड इनसॉल्युबल पूल में कि ये जो साइटोप्लाज्म का मैक्रोमोलिक्यूल वाला पार्ट है वो एसिड इनसॉल्युबल पूल का है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ साइटोप्लाज्म, एज वेल एज जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके भी जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वहाँ पे भी ये पाए जाते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। अब हम लोग इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं। स्लाइड को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं और इस डिमार्केशन को फर्दर यहाँ पे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। अब स्लाइड को वापस साइज पे लाते हैं और इनके एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं। तो जो एसिड सॉल्युबल पूल का एग्जाम्पल है वो सिंपल शुगर्स हो सकते हैं, सिंपल शुगर्स हो सकते हैं जैसे ग्लूकोज वगैरह, या फिर वो अमाइनो एसिड हो सकते हैं, सारे के सारे मोनोमर्स ही होंगे, ठीक है। वो अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं या फिर वो न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं यहाँ पे तो मैं बस एग्जांपल लिखा दे रहा हूँ कि एक्चुअली में क्या होते हैं। जैसे चैप्टर आगे प्रोसीड करेगा तो ये भी हमें क्लियर हो जाएगा। एज फॉर एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोटाइड ATP, GTP और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। या फिर ये न्यूक्लियोसाइड भी हो सकते हैं, ये भी टर्म आगे चल के क्लियर होगा, ठीक है। या फिर ये नाइट्रोजिनस बेसेस भी हो सकते हैं, नाइट्रोजिनस बेसेस, ठीक है। या फिर ये बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑर्गेनिक ही जैसा कि हमने पहले देखा था, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक सल्फेट्स या फिर फॉस्फेट्स, ठीक है। तो यहाँ तक हमने एसिड सॉल्युबल पूल के एग्जाम्पल की बात कर ली। अब हम लोग एसिड इनसॉल्युबल पूल के एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है। तो जो ये सिंपल शुगर है अगर ये पॉलीमराइज कर गए, एक के बाद मिल गए, ठीक है, एक के बाद ये सब आपस में मिल गए, तो मिल करके जो ये कॉम्प्लेक्स यूनिट बनाते हैं, ये जो पॉलीमराइज होकर के यूनिट बना देते हैं सिंपल शुगर, उन्हें हम पॉलीसैकेराइड बोलते हैं, ठीक है। तो सारे शुगर्स मिल करके क्या बना रहे हैं, पॉलीसैकेराइड्स बना रहे हैं। पॉलीसैकेराइड्स बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसीलिए वो चीज़ क्लॉथ या कॉटन को पार नहीं कर सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल स्टार्च, एज फॉर एग्जाम्पल सेल्यूलोज, ठीक है। जब सारे के सारे अमाइनो एसिड आपस में मिल जाएंगे, ठीक है, और एक बहुत बड़ा पॉलीमरिक स्ट्रक्चर बना देंगे, तो बोलेंगे कि उन्होंने अमाइनो एसिड्स ने मिल करके क्या किया है, प्रोटीन को बना दिया है, ठीक है। इसी तरह जब नाइट्रोजिनस बेसेस मिल जाते हैं, ये जो यहाँ पे हमने नाइट्रोजिनस बेसेस लिखा है, तो ये मोनोमेरिक यूनिट है, ये मिल करके जो पॉलीमेरिक यूनिट बनाते हैं तो वो बनता है न्यूक्लिक एसिड। तो इसका अगला एग्जांपल है न्यूक्लिक एसिड। तो बात बस हमें यही समझनी है कि बड़े बड़े कंपोनेंट हैं हमारे सेल के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्म में, वो एसिड इनसॉल्युबल पूल में है, और उन्हीं के टूटने के कारण जो उनका छोटा छोटा यूनिट यानी जो मोनोमर रिलीज हो रहा है वो एसिड सॉल्युबल पूल में है, ठीक है। तो जब नाइट्रोजिनस बेसेस मिल जाते हैं और पॉलीमराइज कर जाते हैं तो वो न्यूक्लिक एसिड बनते हैं,
न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का एग्जांपल है DNA एंड RNA। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने एक्सेप्शन की बात करी थी लिपिड की, ठीक है, इस लिपिड को अब हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फ्रेश हेडिंग बनाते हैं अब लिपिड का। ठीक है, हमने हेडिंग बना लिया है यहाँ पे लिपिड का। तो एक्चुअली में क्या होता है बेटा कि लिपिड जो है वो कोई पॉलीमर नहीं है। लिपिड इज नॉट अ पॉलीमर। ठीक है, और उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो भी इतना ज़्यादा नहीं है कि इसको जो है बायो मैक्रो मॉलिक्यूल बोला जाए। लेकिन क्या होता है, इसको इस एग्जांपल से समझिए कि लिपिड जब वाटर के कांटेक्ट में आता है, सपोज ये एक वेसल है, ठीक है, और ये वेसल जो है ये पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ, ये वेसल इज फिल्ड विद पानी। ठीक है, और लिपिड सिंपली अगर सिंपल भाषा में मैं समझाऊं अभी तो मैं आप लोगों को कह सकता हूं लिपिड कहने का मतलब है चर्बी। ठीक है, तो जब भी लिपिड पानी के कांटेक्ट में आता है तो लिपिड को क्या है, पानी से नफरत है। वो पानी से अपने सरफेस एरिया को कम करना चाहता है, पानी से अपने एक्सपोजर को कम करना चाहता है। सपोज ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, जिन्हें मैं अभी यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये लिपिड्स के अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं जो कि पानी के कांटेक्ट में आए हुए हैं। ठीक है, लेकिन लिपिड्स को क्या है बेटा, पानी से नफरत है। ठीक है, तो अगर इन इंडिविजुअल लिपिड मॉलिक्यूल्स को देखते हैं तो अभी इनका इतना सरफेस एरिया है ना, मतलब चारों तरफ से। ठीक है, सब फिर मैं इस डायग्राम को आप लोगों को क्लियर करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिपिड मॉलिक्यूल को फिर से बना रहा हूँ। फिर से मैं एक वेसल ले लिया है यहाँ पे। ठीक है, और ये वेसल जो है ये पानी से भरा हुआ है। ठीक है, अब इन वेसल के अंदर ये सब इंडिविजुअल लिपिड मॉलिक्यूल्स, ये सब लिपिड मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे डायग्राम को मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में ईजी हो। ठीक है, तो अभी एट प्रेजेंट है ना, इन लिपिड्स का जो एक्सटर्नल सरफेस एरिया है वो इतना है, इतना है, इतना है, इतना है, ये सब इसका एक्सटर्नल सरफेस एरिया है। अभी इतना ज़्यादा इनका सरफेस एरिया जो है पानी के कॉन्टैक्ट में, और इन लिपिड्स को क्या है, पानी से नफरत है। तो पानी से अपने सरफेस एरिया को कम करने के लिए ये लिपिड क्या करते हैं, एक साथ इकट्ठा होके एग्रीगेट बना देते हैं। ठीक है, फिर समझिए, जब हमने इन लिपिड्स को पानी में डाल दिया है, ठीक है, ये वेसल है और इसके अंदर ये पानी है, हमने इन लिपिड मॉलिक्यूल्स को पानी में डाल दिया है, तो अपने सरफेस एरिया को पानी के एक्सपोजर से कम करने के लिए क्या होगा, ये सारे लिपिड्स आपस में एग्रीगेट बना देंगे कुछ इस तरह से, या डिफरेंट शेप में ये बहुत सारे एग्रीगेट्स बनाते हैं। वो XYZ अलग अलग कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो पहले जो इनका ये वाला और ये वाला सरफेस एरिया पानी से एक्सपोज था, तो उतना सरफेस एरिया पानी से एक्सपोज नहीं हुआ है, बल्कि सिर्फ एक्सटर्नल सरफेस एरिया पानी से एक्सपोज हो गया है। मतलब इन्होंने अपने एक्सटर्नल सरफेस एरिया के पानी के एक्सपोजर को कम करने के लिए आपस में इकट्ठा होकर के एग्रीगेशन बना लिया है। सेम चीज़ ये ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ करते हैं। तो इनका आपस में एग्रीगेशन होने के कारण जो चीज़ क्लॉथ में पोर होते हैं या जो कॉटन में पोर होता है, इनका जो क्यूमुलेटिव साइज है वो उन पोर से बड़ा हो जाता है, और इसीलिए वो चीज़ क्लॉथ या कॉटन से पार नहीं निकल पाते हैं। और ये पार नहीं निकल पाते हैं तो एसिड इनसॉल्युबल पूल में आ जाते हैं। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं या फिर ये एक पॉलीमेरिक सब्सटेंस है। ठीक है, तो इन बातों को जो हमने यहाँ पे समझा, आप एक एक करके हम इन्हें पॉइंट्स में लिखते हैं। ठीक है, तो लिपिड क्या है बेटा, ये पॉलीमर नहीं है, लेकिन ये एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाया जाता है। लिपिड इज नॉट अ पॉलीमर, नॉट पॉलीमर, बट कम्स इन एसिड इनसॉल्युबल पूल। ठीक है, जो वहाँ पे हमने डायग्राम पे सीखा था, अगेन इसको थोड़ा यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। ये सारे क्या हैं, ये सारे लिपिड है। ठीक है, अब हमने इन्हें एक्सपोजर दे दिया है किससे, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, मतलब CCl3COOH से। तो अपने सरफेस एरिया को ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड से कम करने के लिए ये लिपिड्स क्या हो गए हैं, आपस में इकट्ठा होकर के इन्होंने एग्रीगेशन बना दिया है और अपने सरफेस एरिया को कम कर दिया है। दे हैव फॉर्म्ड एग्रीगेशन।
और इसी एग्रीगेशन की वजह से इनका साइज़ इतना बड़ा हो गया है कि ये चीज़ क्लॉथ या फिर कॉटन के पोर्स को पार नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये क्या था, ये लिपिड है और ये नेचर से नॉन पॉलीमर है। नॉन पॉलीमर, ठीक है। अगला क्वेश्चन इनके एग्जाम्पल से पाया जाएगा कि ये लिपिड कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो ये लिपिड जो है प्लांट सेल के सेल वॉल में मिलते हैं, ठीक है। ये हमारे सेल मेम्ब्रेन में भी मिलते हैं, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन आउटर बाउंड्री है ना। तो जो इनका आउटर पार्ट है वो पानी से एक्सपोज नहीं है, क्योंकि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, ठीक है। जो साइटोप्लाज्म है वो भी मैक्सिमली पानी से भरा हुआ है, और आउटर पार्ट जो है, ठीक है, वो भी थोड़ा बहुत पानी से घिरा रहता है। लेकिन जो इनका इंटीरियर रहेगा, सेल मेम्ब्रेन का जो कोर रहेगा, वो पानी से छुपा हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये सेल मेम्ब्रेन में भी पाए जाते हैं, और ये जो सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं उनके वॉल में भी पाए जाते हैं, ठीक है। ऑर्गेनल्स, वॉल, साथ के साथ ये साइटोप्लाज्म में भी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में पाई जाती है, साइटोप्लाज्म। तो नीट पर्सपेक्टिव से आप लोगों को ये चारों एग्जाम्पल्स याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने लिपिड्स के बारे में भी देख लिया है। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है ऐश एनालिसिस। जिस तरह से हमने देखा था कि डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस ऑफ टिश्यू करके हमने टिश्यू के ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की स्टडी की थी, उसी तरह ऐश एनालिसिस करके हम लोग टिश्यू के इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने हेडिंग बना लिया है ऐश एनालिसिस, ठीक है। अब ऐश एनालिसिस से जो डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में आता है कि ये क्यों हम लोग करते हैं, तो इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ लिविंग सब्सटेंस। इस बात को लिखते हैं कि यूज्ड टू डिटरमाइन इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। ऑब्वियसली यहाँ पे लिविंग सिस्टम की बात चल रही है। अगेन इसको हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। सपोज यहाँ पे हमने कोई प्लांट टिश्यू ले लिया है, एज फॉर एग्जांपल लीफ, या फिर हम कोई एनिमल टिश्यू भी ले सकते हैं, एज फॉर एग्जांपल किसी एनिमल का हमने लीवर ले लिया है, ठीक है, लीवर ले लिया है, ठीक है। तो जो फ्रेश टिश्यू है, जो लीफ का जो फ्रेश टिश्यू है या लीवर का जो फ्रेश टिश्यू है, उसका जो एट प्रेजेंट इनिशियल वेट है उसे हम लोग फ्रेश वेट बोलते हैं, या फिर वेट वेट भी बोलते हैं, क्योंकि मैक्सिमली उनमें पानी भरा होता है, ठीक है। तो इसका जो अभी वेट है उसे हम लोग बोलेंगे कि ये इसका जो है फ्रेश वेट है, ठीक है। और मैक्सिमम प्लांट्स और एनिमल्स का 70-80% जो है लगभग वो पानी से बना होता है, तो इसे हम लोग फ्रेश वेट बोलते हैं, या फिर हम लोग इसे वेट वेट भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो इनका फ्रेश वेट या फिर वेट वेट है, बेसिकली ये 3 कंपोनेंट्स के मिलने से बनता है। सबसे पहला ये वाटर, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनके मिलने से बनता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो हम इसे क्या करेंगे, इस फ्रेश वेट वाले टिश्यू को हम लोग धूप में सुखा देंगे, या किसी भी मेथड से जहां हम इसे हीट दे सकते हैं, उस मेथड को यूज़ करके हम लोग इसके सारे पानी को इवेपोरेट कर देंगे, ठीक है। तो ऑल वाटर हैज़ बीन इवेपोरेटेड, तो इसका सारा पानी इसके फ्रेश वेट से बाहर निकल जाएगा। इसके बाद क्या हमें मिलेगा, हमें ड्राई टिश्यू मिलेगा जिसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं होगा। ये जो हमें ड्राई टिश्यू मिला, अब इसका जो वेट है उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए इसके वेट को हम लोग जो है वो ड्राई वेट बोलते हैं। इसका वेट जो आया दैट इज़ नोन एज नाउ ड्राई वेट, क्योंकि इसमें से सारा का सारा पानी निकल गया है और ये टिश्यू अब सूख चुका है, ठीक है। अब इस ड्राई वेट वाले टिश्यू को हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे, मतलब हम लोग इसका कंप्लीट कंबशन करेंगे, हम लोग इसका ऑक्सीडेशन करेंगे। हमने क्या किया, इस ड्राई वेट वाले टिश्यू को कंप्लीटली बर्न कर दिया, कंप्लीटली बर्न्ड, या फिर हम लोग ऐसा कह सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया है तो इन टिश्यूज़ का ऑक्सीडेशन हो गया है।
और क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हुआ है तो हम लोग ये भी कहते हैं कि इनका कंबशन हो गया है। तो जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने इनको जला दिया, ठीक है, तो क्या होगा, इसका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, इसका जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है वो सब जो है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकल जाएगा। इसका जो फ्रेश वेट था उसमें तो लिक्विड वाटर था पहले से, तो लिक्विड वाटर को हमने क्या किया, उसको धूप में सुखा करके या XYZ मेथड से सुखा करके बाहर निकाल दिया। अब क्या रह गया इसमें, वाटर तो निकल गया, अब इसमें क्या रह गया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड रह गया था और इनऑर्गेनिक कंपाउंड रह गया। ठीक है, फिर मैं बोल रहा हूँ वाटर तो सब बाहर निकल गया था, अब इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड रह गया। फर्दर इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाने के बाद जो इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसमें कार्बन थे और जिसमें हाइड्रोजन थे और हमने इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया था, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन करके वाटर बना दिया और ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो कार्बन था अगेन वो ऑक्सीजन से कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। इसका मतलब इसका सारा का सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंपोनेंट जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के फॉर्म में प्रेजेंस था, ऑक्सीजन के साथ जलाने से वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बन करके बाहर निकल गया। तो यहाँ पे इस रिएक्शन से हम लोग क्या करेंगे, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देंगे। मतलब अब इनको जलाने के बाद इनके ड्राई वेट से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों बाहर निकल गया है। इस बात को हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि इनका जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट था, ऑर्गेनिक component released out in the form of water and कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब तक क्या हो गया, वाटर भी बाहर निकल गया और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बाहर निकल गया। अब जो इसका वेट बच गया है वो सिर्फ किसका है, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड का है, ठीक है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के इसी वेट को हम लोग बोलते हैं ऐश वेट, और इसी ऐश वेट के नाम से हमने इस एनालिसिस का नाम रख दिया है ऐश एनालिसिस। दिस इज नोन एज ऐश वेट, ठीक है। तो ये जो ऐश वेट है ये सिर्फ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का है, ठीक है। तो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनमें क्या क्या होंगे, तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं इनमें ये एलिमेंट की फॉर्म में हो सकती हैं। एलिमेंट्स कहने का मतलब है ये सोडियम हो सकता है, ये पोटाशियम हो सकता है, ये कैल्शियम हो सकता है, ये मैग्नीशियम हो सकता है, ठीक है। और अगर इनमें जो कंपाउंड्स हैं इनके ऐश वेट में, इनकी बात करें, ये हमें फर्दर ऐश वेट का एनालिसिस उनको एग्जामिन करने से पता चलेगा कि कौन एलिमेंट है कौन कंपाउंड है। तो जो कंपाउंड यहाँ पे मिलेंगे वो कैल्शियम कार्बोनेट हो सकते हैं जो कि हमारी हड्डियों में पाए जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट हो सकते हैं, फॉस्फेट हो सकते हैं या फिर ये सल्फेट हो सकते हैं। तो यहाँ तक हमने ऐश वेट को भी देख लिया। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है जिसे हम लोग सेलुलर पूल बोलते हैं। जिस तरह हम लोग स्विमिंग पूल की बात करते हैं और उस स्विमिंग पूल में जो पानी है ना, वो आपस में मिल करके, वो सारे कंपोनेंट्स आपस में मिल करके स्विमिंग पूल बनाते हैं। उसी तरह सेल क्या है, चारों तरफ से एक एक्सटर्नल बाउंड्री से घिरा हुआ है और उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं उनके सम टोटल को हम जो है वो सेलुलर पूल बोलते हैं। तो इसका भी डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि सेलुलर पूल क्या है। तो सेलुलर पूल इज द सम टोटल, मतलब सेल के अंदर जो कुछ भी है वो सब कुछ सेलुलर पूल है। सम टोटल इंक्लूडिंग इट्स एक्सटर्नल बाउंड्री, इंक्लूडिंग इट्स सेल मेम्ब्रेन, वो सब कुछ क्या है, सेलुलर पूल है। सम टोटल ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इनसाइड the cell is the cellular pool. Cellular pool, ठीक है। अब सेल के अंदर क्या क्या मिलता है, तो सेल के अंदर सबसे ज़्यादा हमें पानी मिलेगा, ठीक है। पानी हमें मिलेगा सेल के अंदर 70 to 90%। ये मैं ह्यूमन बॉडी की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल लिविंग सिस्टम, जहाँ की प्लांट्स में ये लगभग 90% तक चला जाता है और एनिमल में ये 70% तक रहता है,
ठीक है। वाटर के बाद जो नेक्स्ट मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट है सेल्यूलर पूल का, दैट इज प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो एक लिविंग बॉडी में 10 से 15%, मतलब उसकी सेल में 10 से 15% तक पाए जाते हैं। प्रोटीन के बाद जो नेक्स्ट मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट है वो है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड एक लिविंग बॉडी में 5 से 7% तक पाए जा सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड के बाद नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है एक लिविंग बॉडी में 3% तक पाए जा सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के बाद है लिपिड्स लगभग 2% तक पाए जाते हैं। और लास्ट में जो है वो कुछ आयंस हैं। सारे के सारे आयंस मिलाकर के हमारी बॉडी में 1% तक पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने सेलुलर पूल को भी कवर कर लिया है। सेलुलर पूल के बाद एक और इस चैप्टर का छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है मेटाबोलाइट। तो हम लोग समझते हैं कि मेटाबोलाइट क्या है। अगेन हम लोग इसका यहाँ पे फ्रेश हेडिंग बना लेते हैं, मेटाबोलाइट। तो सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं सेल के अंदर, जो आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग मेटाबोलाइट कहते हैं। और वो मेटाबोलाइट मतलब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो सेल के अंदर मिल करके रिएक्शन कर रहे हैं, उन रिएक्शन को हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो इस डेफिनेशन को भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि मेटाबोलाइट क्या है। तो मेटाबोलाइट आर बेसिकली, है ना, एंड दे आर स्ट्रिक्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मेटाबोलाइट कभी भी इनऑर्गेनिक नहीं होंगे। सो दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट इन सेल। क्योंकि सेल में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों हैं, तो जो सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन्हीं को हम लोग मेटाबोलाइट कहते हैं। और सपोज मान लेते हैं X एक मेटाबोलाइट है, उसने एक रिएक्शन करके Y बना दिया, Y ने रिएक्शन करके Z बना दिया, Z ने कुछ रिएक्शन करके A बना दिया, A ने कुछ रिएक्शन करके B बना दिया, B ने कुछ रिएक्शन करके C बना दिया। तो ये X, Y, Z, A, B, C ये क्या है? ये मेटाबोलाइट है। और हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक मेटाबोलाइट दूसरे मेटाबोलाइट में लगातार कन्वर्ट हो रहा है। और जैसे ही एक मेटाबोलाइट दूसरे मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो रहा है, फिर वो दूसरे मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो लगातार जो ये रिएक्शन हो रहा है, इन्हीं रिएक्शन के चलने की वजह से जीवन चल रहा है। और ये जो मॉलिक्यूल्स मतलब बायोमॉलिक्यूल्स के बीच में जो रिएक्शन हो रहे हैं, ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं जिसे हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं, एक्चुअली में यही जीवन है, यही लाइफ है, ठीक है। और ये मेटाबॉलिज्म जो है ये हमेशा सेल के अंदर होना चाहिए। सेल के अंदर अगर बायोमॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं तो इनके बीच में जो रिएक्शन हो रहा है, जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जिसे हम लोग बायोमॉलिकुलर रिएक्शन बोलते हैं, तो ये मेटाबॉलिक रिएक्शन, इन मेटाबोलाइट का आपस में बातचीत करना, आपस में रिएक्ट करना ही जीवन है। लेकिन अगर सेम मेटाबोलाइट को हम किसी टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं और सेम मेटाबॉलिज्म, सेम मेटाबॉलिक रिएक्शन एक टेस्ट ट्यूब में होगा, तो ये लाइफ नहीं है। यहाँ रिएक्शन तो होगा लेकिन इन रिएक्शन को हम लाइफ नहीं कह सकते हैं। मेटाबोलाइट्स के बीच में जितने भी रिएक्शंस हैं, अगर के ये रिएक्शन सेल के अंदर होंगे तभी इन रिएक्शंस को हम लोग लाइफ कह सकते हैं, वरना टेस्ट ट्यूब में इट इज़ नॉट लाइफ, ठीक है। तो इन बातों में भी जो क्रक्स है हमारा, उनको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो मेटाबोलाइट क्या हो रहा है? दे आर कन्वर्टेड इनटू one form to another during the course of मेटाबॉलिज्म, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग मेटाबॉलिज्म को भी डिफाइन कर लेते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या है? इट इज सम total of all the reactions occurring inside the cell। इनसाइड द सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनसाइड द सेल होगा तभी वो मेटाबॉलिज्म होगा, तभी वो जीवन कहलाएगा।
अगर सेल के बाहर मेटाबोलाइट्स के बीच में सेम रिएक्शन होता है, इवन दो वो सेम रिएक्शन है, लेकिन वो कभी भी लाइफ नहीं कहलाएगा। दिस इज़ बायो ज़माने साइनिंग ऑफ।